हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है और मॉडल है आपका दिनेश का एग्जाम नोट्स का, जो कि एमए फर्स्ट ईयर हिंदी का है। और ये आपका प्रथम वर्ष का जो प्रथम सेमेस्टर है, प्रथम प्रश्न पत्र आपका हिंदी का, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हम डेली अब आपका जो चैप्टर वाइज और डेली इकाई वाइज हम आपका कराएंगे, सारे पेपर की तैयारी करवा देंगे। एमए फर्स्ट ईयर के हिंदी के नोट्स की हम बेहतरीन तैयारी कराएंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है और आज ही हम आपके डेली आपको टॉपिक वाइज करते हुए चले। और डेली जो आपका रहेगा ये आपका जो प्रथम सेमेस्टर का है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक, और ये पहला प्रश्न पत्र है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु प्रश्न ये सभी कराएंगे, ठीक है। लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो अभी हम जो स्टार्ट किया ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, हम डेली आपको कराएंगे। जैसे कि आपकी इकाई फर्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं रचना का। दूसरी इकाई आपकी है हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की समस्याएं। और ये आपके तीनों, जैसे कि ये इकाइयां दी गई हैं, इन्हीं इकाइयों के अनुसार ही डेली हम आपको कराएंगे, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं डेली एक वीडियो में आपको एक चैप्टर, मतलब एक जो टॉपिक है ये आपका, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपराएं, ये आपको एक वीडियो में ये पूरा ही मिलेगा। दूसरी वीडियो में आपका रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए। और तीसरी वीडियो जैसे ये हो गया, यानी कि डेली एक वीडियो में आपका एक ही टॉपिक हम लेंगे, ठीक है, और उसका रिपीटेड रिविजन करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सभी हम आपको कराएंगे, ठीक है। और डेली कराएंगे, ये नहीं कि आपको वीडियो एक आध मिस हो जाएंगी, नहीं। और ये पूरी सीरीज ही आपकी एमए के लिए रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने आपकी इकाई फर्स्ट करा दी थी। आज की वीडियो हमारी इकाई सेकंड है। इकाई सेकंड में आपका जो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए इतिहास लेखन की कठिनाइयों को स्पष्ट करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया होगा, तो उसको कैसे हमें लिखना है कि इसका उत्तर रहेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा विषय है जिस पर ढेर सारा काम हुआ है और अभी भी काफ़ी कुछ करना शेष है। ऐसी स्थिति में इतिहास लेखन में आने वाले अनेक कठिनाइयों का डॉक्टर नगेंद्र ने उल्लेख किया है। किसने उल्लेख किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने उल्लेख किया है कि मौलिक प्रश्न क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में दो मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है। एक तो हिंदी के स्वरूप और विस्तार कहाँ तक है, और दूसरा हिंदी साहित्य की सीमाएं क्या है। तो पहला है कि हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न जो है वो उलझ गया है। और यह कारण यह हुआ कि कुछ भी हो, पर राजनीतिक कारण ही अधिक है। हिंदी साहित्य के विद्वान, साहित्यकार और विचारक यह स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष में जितने भूभाग में वर्तमान में हिंदी या खड़ी बोली सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि की माध्यम भाषा वह सबका सब हिंदी प्रदेश है। इसके अंतर्गत आने वाली भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं होती हैं। और ये इस दृष्टि से वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली का जो इलाका है वो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। मैथिली, मगधी, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी के विभिन्न रूप है। कुमायूनी आदि ये सभी कैसी हैं? तो ये सभी पहाड़ी बोली आदि की शाखाएं, प्रशाखाएं हैं। यह परिभाषा नहीं है। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों और उनके प्रलोभनों की भी कल्पना किसी को नहीं थी। हिंदी का यह बृहत और विशाल स्वरूप राजनीतिक उद्देश्यों से विस्तारित नहीं है, वरन स्वाभाविक नवसम्मत रूप है। इसके विषय में अभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था। एक मत यह भी है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली ही है। मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं ही हैं। भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी में अत्यंत भिन्न है। अवधी और ब्रज का भी उनका पृथक अस्तित्व है। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं और वर्तमान हिंदी से भी अलग है। यह द्वारा हिंदी विरोधी व्यक्तियों द्वारा ही उठाया गया है। और एक मत यह भी है कि उर्दू भी हिंदी की ही उपभाषा है। ब्रज भाषा आदि की तरह ही उर्दू का साहित्य भी हिंदी पर ही आधारित है। वहीं यहाँ पर जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं उनका मान्यता है
कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतर्भाव करना उचित नहीं है। प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा के रूप में मानना संभव नहीं है। मैथिली और राजस्थानी का जो इतिहास आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबंध रहा है, कुछ ऐसी ही समस्या आदिकाल की हिंदी के विषय में भी उठती हैं। उस समय की हिंदी का स्वरूप अपभ्रंश, डिम्पल, डिंगल, पिंगल, सीमांतवर्ती क्षेत्र में गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के साथ इस प्रकार उलझा हुआ है कि इतिहासकार भ्रम में पड़ जाता है। इसलिए हिंदी में कुछ एक पूर्ववर्ती निकटवर्ती भाषा रूपों का अंतर्भाव हो जाना स्वाभाविक है। इसी के साथ साहित्य की सीमा की बात करते हैं, यानी कि अभी हमने जो करा है वो पहला टॉपिक था। अब नेक्स्ट है पॉइंट के साहित्य की सीमाएं, हिंदी के साहित्य की सीमाएं। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि साहित्य की सीमाएं कहाँ तक मानी जाए। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि रस के साहित्य के साथ ज्ञान के साहित्य का भी अंतर्भाव करना वांछनीय है। उदाहरण के लिए आदिकाल में रचित गोरखनाथ आदि की यानी परवर्ती युग की वार्ता साहित्य का आदिकाल के साहित्य की परिधि में नहीं आता है, किंतु क्या इतिहासकार उसकी अपेक्षा कर सकता है? उनके अभाव में विकास परंपरा की कुछ कड़ियां लुप्त हो जाएंगी। सत्यार्थ प्रकाश निश्चित ही ललित साहित्य का अंग नहीं है, परंतु क्या आलोचना की भाषा के विकास का अध्ययन इसके बिना संभव है? इसके साथ ही हमारे यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा तथा प्रथा प्रारंभ से नहीं है, अतः प्राचीन वाङ्मय को प्रमाणित या अप्रमाणिक आदि मानना भी समस्या है। किसी ने अपने बारे में नहीं लिखा, यदि किसी ने किसी कवि या कृति के विषय में लिखा तो तिथि सम्मत और प्रमाणिक व्यक्तित्व का निर्णय कठिन है। एक आलोचनात्मक कुछ कहता है तो दूसरा आलोचक उसके विषय में कुछ और ही कहता है। अधूरा अपूर्ण विवरण भी हमारी बड़ी भारी समस्या है। यदि घटनाओं अथवा व्यक्तियों का विवरण दिया भी गया तो उनकी तिथि आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यथा भक्तमाल वार्ता आदमी भक्तों और कवियों के चरित्र बड़े थे, परंतु उनमें तिथियों का कुछ भी निर्देशन नहीं दिया गया है। पहले हमारी आधारभूत सामग्री की खोज में प्राप्त गैजेटियर अनुश्रुतियों तथा लोकगीत आदि थे, पर अब स्थिति बदल गई है। आज नित्य नई खोज हो रही है और आधारभूत सामग्री का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह कहना उचित ही रहेगा कि इतिहास से प्राप्त ऐसी सामग्रियों का ही उपयोग उचित है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध हो। हमारे यहाँ अप्रामाणिक और प्रच्छन्नता की गहरी समस्या है। कोई रचना किसी काल की है यह भी निर्णय करना कठिन है। साथ ही ज्ञान परक और भाव परक रचनाओं की समस्या भी महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वान द्वारा को इतिहास के साहित्य के इतिहास के अंतर्गत समझते हैं और कुछ उनको अलग अलग मानते हैं। साहित्य अपभ्रंश आदि की रचनाएं भी साहित्य में मानी जाए या नहीं, आचार्य शुक्ल ने उन्हें बाहर कर दिया। उनका कथन है कि अपभ्रंश की पुस्तक में कई तो धर्म तत्व निरूपण संबंधी और साहित्य की कोटि में नहीं आती है, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। अतः यह भी एक समस्या ही है कि वह इसका कारण है कि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने तो यह भी कहा है कि अपभ्रंश कोई भाषा नहीं और श्री गुलेरो जी अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी मानते हैं। भाषा वैविध्य भी एक समस्या है। पृथ्वीराज रासो के विषय में भी यह मान्यता है कि यह अपभ्रंश भाषा की रचना है या अपभ्रंश मिश्रित हिंदी की है। कोई इसको डिंगल की, कोई राजस्थानी की मानता है। किस रचना को इतिहास में स्थान दिया जाए या नहीं, किस कृति को किस भाषा की रचना माना जाए, यह भी एक समस्या है। वहीं राजस्थानी, मैथिली आदि हिंदी को बोलिए या नहीं, यह भी एक समस्या है। साथ ही इसके अतिरिक्त काल विभाजन भी एक समस्या है। उनका सीमा निर्धारण, नामकरण, यह भी सभी समस्या है। आधारभूत सामग्री की बात करें तो किसी भी भाषा के इतिहास लेखन का आधारभूत उपलब्ध सामग्री ही होता है। जैसे कि कुछ सामग्रियों में आपके अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य आते हैं। अंतः साक्ष्य वह सामग्री है जो इतिहासकारों की रचनाओं से प्राप्त होती हैं, जिनसे कवियों लेखकों के विषय में उनके जन्मदिन सहित कुछ जानकारी मिल जाती है। प्राय ये 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी भक्त एवं संत कवियों से संबंधित इस श्रेणी में 484 वैष्णव की वार्ता, इस श्रेणी में क्या आते हैं तो 4 आते हैं। इस श्रेणी के 4 हैं जो कि आपके 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता जो कि गोकलनाथ की है, भक्तमाल जो कि श्री उपदेश नामदास की है, गुरु ग्रंथ साहिब, गोसाई चरित्र, भक्त नामावली, संत वाणी संग्रह, ये सभी किसमें आते हैं तो ये सभी आपके भक्त एवं संत कवियों से संबंधित है।
इसी के साथ कवियों और विषयक काव्य संग्रह, ये वे रचनाएं हैं जो कवियों पर आधारित है, जैसे कि कविमाला, कालिदास हजारा, काव्य निर्णय, सत्व कवि गिरा विलास, कवि नामवली और साथ ही श्रृंगार संग्रह, काव्य संग्रह, कवित रत्नाकर, शिव सिंह सरोज, विचित्रोपदेश, कोटि रत्नामल और सूक्ति सरोवर, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, दिग्विजय भास्कर, रस चंद्रोदय, अनेक कवियों की कविताएं हैं, साथ ही जिनके आधार पर उनके जीवन आदि के संबंध में काफ़ी कुछ मिल जाता है। वहीं अब तीसरा है इसका कि साहित्यकारों की रचनाएं, तो इन पर प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों तरीके की हैं और साहित्यकार रचनाओं में से कतिपय तथा उभर आते हैं। कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, केशव, भूषण बिहारी आदि कवियों की रचनाओं में साक्ष्य मौजूद है। यह बात अलग है कि इस पर भी विवाद होता रहा है। जैसे कि आपके बाह्य साक्ष्य, ये तो आपके अंतः साक्ष्य हो गए। अब बाह्य साक्ष्य की बात करें तो इस पर विचार करते समय दो रूप में माना गया है, एक साहित्यिक सामग्री और दूसरी प्राचीन साहित्य स्थान, शिलालेख और वंशावलियां। तो साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत प्रतिष्ठित ग्रंथ जिनमें संबंध सामग्री उपलब्ध होती है, जैसे कि राजस्थान नागरी पिचाड़ी सभा की खोज और रिपोर्ट, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मोतीलाल मोनारिया ने की थी। इसी प्रकार ब्रेहन द्वारा लिखित ग्रंथ हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज, कबीर खंड या कबीर पंथ आदि हैं। वहीं दूसरा है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल यानी कि शिलालेख, ये सब भी पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा देते हैं। यथा परमाल चंदेल राजा के काल में लिखा गया शिलालेख, अब्बू पर्वत के राजा जैन और सालख के शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक स्थानों में कबीर चौरा काशी, कबीर की समाधि, जायसी की समाधि, तुलसी की प्रस्तर मूर्ति और सोरों में तुलसी के निवास स्थान के अवशेष प्राप्त होते हैं। वहीं जनश्रुतियाँ, तो जनश्रुतियों में प्रचलित जनश्रुतियों के आधार पर भी कवियों के जीवन तथा कृतित्व संबंधी कतिपय सामग्री उपलब्ध हो जाती है। यह अलग बात है कि यहाँ आंशिक सत्य ही रहता है, फिर भी गंगा पार जाने हेतु पूछ तो पकड़ में आ ही जाती है। वहीं डॉक्टर नागेंद्र ने इस सामग्री व प्रकाशित रचनाएं हैं साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां हैं। साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं, प्रवृत्तियों से संबंधित आलोचनात्मक संधानपरक ग्रंथ हैं। वहीं प्राचीन इतिहासकार साहित्यकारों के काल निर्धारण, रचना के निर्णय में योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री तथा शिलालेख, वंशावली, प्रमाणिक आदि लेख हैं। वहीं विभिन्न युगों में आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों व स्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री है। माना जा सकता है कि हमारे यहाँ आधारभूत सामग्री पर्याप्त रूपों में मिलती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए और समय सीमा को भी स्पष्ट कीजिए, इसे हम देखेंगे। ठीक है।